खबरों की शुरुआत करेंगे झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर अब कल पहले चरण के लिए मतदान डाले जाएंगे। जी हां, विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग झारखंड में कल होनी है। कुल 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग होनी है। कल यानी 13 नवंबर को मतदान होगा। 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। इंडिया और एनडीए गठबंधन में मुकाबला है। झारखंड की कुल 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के जो मतदान होने हैं, उसके लिए चुनाव प्रचार सोमवार शाम को थम गया। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड की, जहां पर पहले चरण की वोटिंग कल होनी है। और इसी के साथ जो चुनाव प्रचार का शोर है वह भी कल शाम को थम गया। अब कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। दूरी और सुरक्षा की दृष्टि से चयनित ग्रामीण क्षेत्रों के 939 बूथों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अन्य सभी मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। प्रचार समाप्ति के बाद अब प्रत्याशियों को केवल डोर टू डोर जनसंपर्क की अनुमति है। पहले चरण की 43 सीटों में हर सीट पर कड़ा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन और एनडीए और कुछ छोटे दलों की साख इस चुनाव में फंसी हुई है। आर पार की लड़ाई है। इंडिया और एनडीए गठबंधन को सत्ता तक रास्ता तय करने के लिए इन सीटों से विरोधियों के कांटे हटाने होंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय सिंह जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड। सीधे उनका रुख करेंगे। जो अजय, तो कल परीक्षा की वह घड़ी और पहला पेपर यानी पहला इम्तिहान कल है। झारखंड में तमाम चुनावी दिग्गजों का, राजनीतिक दिग्गजों का कल लिटमस टेस्ट होना है। ऐसे में क्या कुछ वहां का माहौल है, तैयारियों के लिहाज से, आम जनमानस की जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो उत्साह है उसके लिहाज से, और तमाम जो मतदान कर्मी हैं उनके लिहाज से? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि अब जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। कल ही प्रथम चरण के जो ये 2 चरण में जो झारखंड में जो चुनाव होने हैं, कल प्रथम चरण का चुनाव जो है वो कल सवेरे से ये 43 सीटों पर लगभग 81 सीट है, जिसमें 43 सीट पर ही ये जो है वो कल चुनाव है। चुनाव और अजय, खास बात यह है कि जो 43 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम 43 सीटें, इन्हीं में वो 28 सीटें भी हैं जो आदिवासियों के लिए, एसटी के लिए आरक्षित है। तो क्या मायने रखते हैं? जोर तो एक बार में फुल एक्सेलरेटर जिसने लगाना था लगा दिया, अब कल ही उसका हिसाब हो जाएगा। देखिए, ये प्रथम चरण के जो चुनाव है, इन्हीं चुनाव के रास्ते से होते हुए जो है वो सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता ये भी है। हाँ। जो पिछली जो चुनाव की मैं बात करूं तो जो है वो जेएमएम जो है वो 17 सीट पे वो अपनी वो जीत बनाई थी, भाजपा 13 पर और कांग्रेस 8 पर। तो ये जो भी जिन लोगों को भी ये सत्ता में आनी, यानी जो भी या एनडीए या इंडी गठबंधन, हाँ। अगर ये सत्ता में पहुंचते हैं, उनकी वापसी चाहते हैं, तो ये जो आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है, ये इनमें अपनी जो पैठ बना पाएगा, मुझे जो लगता है कि वो जो है रास्ता, जो सत्ता तक का जो शिखर है, जो सत्ता तक की जो सीढ़ी है, वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी है कि चूंकि इसके जो गठबंधन के जो कुछ सहयोगी है, जैसे आज भाजपा के जो गठबंधन के सहयोगी आजसू, तो इनका भी आज 4 सीटों पर आज उनका लिटमस टेस्ट कल से होगा। तो इन 4 सीटों पर जो, यानी कि जो गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में आजसू, जदयू और एक सीट जो है तो लोजपा को मिली है। तो इन चीजों में गठबंधन के दोस्तें अगर ये लोग भी अगर अपनी बढ़त बना पाते हैं, तभी वो सत्ता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है, उनका भरपूर प्रयास रहेगा कि हमारी सत्ता जो है वो बिल्कुल पहले की तरह क्षुण्ण रहे, पहले की है। इसलिए दोनों तरफ के जो दोनों विपक्षी दल, जो दोनों दल हैं, वो पूरी तन्मयता के साथ अपने वोटों को लामबंद करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो है पोलिंग पार्टी जो है से आज शाम, देर शाम तक सभी जगह पहुंच जाएगी। 194 बूथों पर जो है ये जो है वो हेलीपैडिंग के द्वारा, जैसे 4 जिले हैं, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा और गुमला और गढ़वा, ये जो है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं।
इन उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों पर या ऐसे दूरदर्शी दूरगामी क्षेत्र है जहां तक पहुंचना, गाड़ियों से पहुंचना नामुमकिन है, या फिर उधर जो है वो नक्सली जो है वो ज्यादा सक्रिय है और वो जो है लैंडमाइन बिछा कर रखते हैं कि इसके लिए, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से जो है वो हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से सारे पोल कर्मियों को जो है वहां पहुंचाया गया है। अब जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बोकारो के चंदन क्यारी और गुमला में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद राजधानी रांची में लगभग 50 मिनट तक ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक मेगा रोड शो किया। इस रोड शो के जरिए बीजेपी ने अपनी ताकत भी दिखाई। रोड शो में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ दिखी। रोड शो के दौरान गाड़ी पर पीएम मोदी संग रांची से बीजेपी के उम्मीदवार सीपी सिंह, हटिया से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जायसवाल और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के दोनों ओर बने घरों की छतों पर मौजूद लोगों ने भी पीएम मोदी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कई महिलाएं अपने घर की छतों पर खड़ी थी और पीएम मोदी की वह आरती उतारती भी नजर आई। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान रातू रोड का इलाका मोदीमय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जैसे जैसे पीएम मोदी का काफिला बढ़ा, लोगों की भीड़ उमड़ती गई। पीएम के रोड शो के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। तो रांची में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ। रातू रोड के इलाके में भी यह रोड शो हुआ है और कई लोग उनके इस रोड शो में शामिल थे। पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ रोड के दोनों तरफ उमड़ पड़ी थी। इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। हालांकि पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी के साथ उनकी गाड़ी पर दोनों यानी रांची से जो प्रत्याशी हैं सीपी सिंह और हटिया से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नवीन जायसवाल, वो भी मौजूद थे। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उपस्थित थे। तो रांची में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान उस वक्त की तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका यह रोड शो निकाला गया। और इस बीच झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ईडी की छापेमारी यानी मतदान से ठीक एक दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक बड़ी रेड हुई है। रांची से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुल 17 जगहों पर छापेमारी कर रही है। यह बड़ी खबर हम आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पर ईडी की एक बड़ी रेड हुई है और इस रेड में कई अफसर भी इसे क्रियान्वित करने में शामिल हैं। कई कर्मचारी लगे हुए हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों में यह रेड चल रही है। कुल 17 जगहों पर छापेमारी है। मामला झारखंड में बांग्लादेशियों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़ा है। हालांकि ईडी की छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में की जा रही है। इससे पहले सोमवार को एनआईए ने भी देश के 9 राज्यों में छापेमारी की थी और बांग्लादेशियों और अलकायदा के कथित नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की थी। झारखंड चुनाव के पहले कथित बांग्लादेशी घुसपैठ बीजेपी के लिए मुख्य चुनावी मुद्दा है। सितंबर में ईडी ने बांग्लादेशी महिलाओं की कथित तस्करी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के नेटवर्क का पता लगाने के लिए छापेमारी की थी। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं ने हाल ही में दावा किया है कि जो राज्य सरकार अवैध प्रवेश के प्रति नरम रुख रखी है, उसके कारण संथाल परगना और कुल्हान जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जनसंख्यिकी बदलाव हुए हैं। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, तो अब कल एक तरफ से वोटिंग की तैयारी है, मतदान के लिए लोगों में जोश है, उमंग है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट झारखंड में अभी भी दबिश दे रही है चुनाव के एक दिन पहले। इसके क्या मायने निकल कर आते हैं? एक तो ये कि चलिए ठीक है, जो एक्सेस रकम की बात है उसके लिए छापेमारी हो रही है, और क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने भी हैं?
देखिए, ईडी आज सवेरे ईडी ने आज तड़के जो है सुबह जो रांची समेत सॉरी झारखंड समेत झारखंड समेत बंगाल के 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये राजनीतिक मामले तो चूंकि चुनाव बस कल ही से चुनाव शुरू होने हैं, तो राजनीतिक मायने तो कुछ न कहीं नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि इसके पहले ही 6 जून को जो है प्रवर्तन निदेशालय को किसी की शिकायत पर ये कंप्लेन आया था और उसी के आलोक में ये किया गया। क्योंकि बांग्लादेशी जो घुसपैठी होते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग का उनके द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो उनको कैसे बचाया जाता है, इन्हीं बातों को जो है ईडी खंगाल रही है और 17 ठिकानों पर की है कि जो अवैध जो मनी आते हैं तो वहां से लोग लाए जाते हैं और विभिन्न जो होते हैं सामाजिक कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ होटलें होती हैं और कुछ वैसा जगह जो है जहां इनको इम्प्लॉयड किया जाता है और इम्प्लॉयड करने के बाद कुछ दिन रखा जाता है और उनको रखने के बाद जो है वो विभिन्न जगहों पर उनको जाकर शिफ्ट किया जाता है। तो ये जो ईडी की जो लगातार जो ये कोशिश रही थी, क्योंकि 6 जून को जब इसकी शिकायत मिली थी तो ईडी जो है लगातार ये प्रयास कर रही थी कि आखिर ये कैसे इनका कारोबार कैसे होता है, मनी लॉन्ड्रिंग घुसपैठियों के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे करते हैं या कैसे इनको बचाया जाता है। तो इसी पर ईडी ने पूरी गहन विचार की है और ईडी के गहन विचार करने के बाद ऐसा देखने में आया कि प्रतीत होता है कि ये जो है वो कुछ होटल, कुछ वैसे सामाजिक संस्था और कुछ वैसे जो लोग हैं जो सामाजिक ये जो कुछ ऑफिशियल्स होते हैं उनमें लाके इनको बसाया जाता है और बसाने के बाद उनको विभिन्न जगह पर जब कुछ दिन तक वो सेट हो जाते हैं, उनकी जो ये हो जाता है, तब उनको विभिन्न जगह पर उनको डिप्लॉयड किया जाता है। जी कुणाल। तो 6 जून की यह बात थी, लेकिन टाइमिंग ऑफ रेड भी बहुत मैटर करता है क्योंकि सिर पर चुनाव है और ऐसे में ईडी की दबिश के राजनीतिक मायने आपने सही फरमाया बखूबी निकाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बोकारो जिले के चंदन क्यारी में प्रधानमंत्री की विजय संकल्प सभा को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री का आना एक बड़ा संदेश है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कोयलांचल की सभी सीटों पर बीजेपी और आजसू के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। एक सवाल के जवाब में सुदेश महतो ने कहा कि महागठबंधन की सभा में कहीं डेवलपमेंट की चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर विकास की बात मंच से कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि महागठबंधन कहीं भी एनडीए के आमने सामने विकास के मामले में कम्पीट नहीं कर सकता है। वहीं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेहरू पथ पुनाई चक स्थित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्मृति स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पुस्तक आज़ादी की कहानी मुख्यमंत्री को भेंट की। इस अवसर पर नीतीश सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों और सांसदों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति ने भी भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के चित्र पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन, बिहार गीत और देशभक्ति गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। और अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे।
आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अवगत करा दे, जहां कावड़ यात्रा पर नेम प्लेट लगाने का यह मामला है। नेम प्लेट लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने का जो मामला उठा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग की दुकानों पर नाम और पहचान लिखे जाने के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान यह मामला खूब उठा था कि कैसे लोगों से, दुकानदारों से नेम प्लेट सार्वजनिक करने, उनके नाम को, दुकान के नाम को सार्वजनिक करने की बात हुई थी और उसी को चुनौती देकर एक याचिका लगाई गई थी और इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने वाले आदेश को चुनौती देते हुए यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, यह बात खूब उठी थी कांवड़ यात्रा के दौरान, इस पर राजनीति भी खूब हुई थी कि किस तरह से दुकानदारों से उनके नाम को सार्वजनिक करने और मोबाइल नंबर इत्यादि लिखने की बात हुई थी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से उसी मसले की गूंज सुनाई देनी है। क्या कुछ है पूरा शेड्यूल और कब इसकी सुनवाई होगी, कौन सी पीठ सुनवाई कर रही है, टोटल अपडेट हमारे दर्शकों को दे। जी बिल्कुल। ये जो कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों के द्वारा नाम उजागर करने का एक मामला आया था, इस मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, आज उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली बेंच है, वह इस मामले पर सुनवाई करेगी। हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले पर एक आदेश जारी हुआ था पुलिस की तरफ से, उस आदेश पर फौरी तौर पर वो जो रोक है वो जारी रखी थी। और जो कोर्ट में कहा गया था कि जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि कांवड़ यात्रा में दुकानदारों के नाम उजागर करने का जो ये आदेश जारी किया गया है वो समानता के अधिकार के खिलाफ है, इस वजह से इस पर रोक लगाना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई, लेकिन ये कहा था कि जब तक ये मामला चल रहा है तब तक ये जो आदेश है, इस आदेश पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से साफ साफ ये कहा गया था कि जो इसमें याचिकाकर्ता शामिल थे उनकी तरफ से कहा गया था कि यूपी नहीं, उत्तराखंड सरकार ने जो ये आदेश दिया है, इस आदेश को चुनौती दी गई थी। उनका ये कहना था कि ऐसे आदेशों का कोई पर्पज नहीं है। कारण ये है कि इससे लोगों में वैमनस्य फैलता है और जो ये भावनाएं हैं वो लोगों की भड़काने का काम करता है। ऐसे में जो इस तरीके के आदेश है वो नहीं दिए जाने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आदेशों की बात नहीं होती, लेकिन ये स्वेच्छा से की जाती है, स्वेच्छा से की जानी चाहिए। अगर किसी को किसी से कोई आपत्ति है तो ये उसको न किया जाना उचित रहता है। इसके अलावा जो यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस बारे में कहा गया कि क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक भावनाओं को, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, उसकी वजह से ये ऐसा आदेश दिया गया था कि जो भी दुकानदार हो वो अपने नाम, जो पहचान है वो उसको उजागर कर दें। तो ये सीधा सीधा सा सवाल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो आदेश थे उस पर रोक लगा रखी है, लेकिन जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच इस मामले पर सुनवाई करके क्या आदेश पारित करती है। अब एक चीज और बता दें यहाँ पे कि इस मामले में आज तो संभवतः ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जो वकील हैं उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि आज इस मामले पर शायद वो मेंशनिंग कर सकते हैं कि जो कुंभ है, कुंभ में गैर हिंदुओं को आने की, जाने की इजाजत न दी जाए, इस तरह की जो बयानबाजी और आदेश दिए जाने की बात कर रही है, इस मामले को भी आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है। ये दिलचस्प होगा कि देखना पड़ेगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या इस मामले को उठाया जाता है। बहुत धन्यवाद विवेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से पूरी बात बताने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान से एक बार फिर बुंदेलखंड की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और अगर सागर से चुनाव लड़ने का मन हुआ तो खुलेआम ऐलान करेंगे। दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे
पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का यह बयान आज सागर में चर्चा का विषय बन गया है। चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं कोई काम चोरी छिपे नहीं करता। अगर सागर से चुनाव लड़ना होगा तो खुलेआम इसका ऐलान करूंगा। मंच को संबोधित करते हुए पूर्व गृह मंत्री ने कई लोगों पर निशाना साधते हुए तंज कसा। पुराने चुनाव में खुरई में भाजपाइयों की स्थिति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले खुरई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इतना अत्याचार था कि पार्षद और सरपंच फॉर्म तक नहीं भर सकता था। खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे का नाम लेते हुए बिना ही भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को स्वीकार करे या ना करे, मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बता दें, कुछ दिनों पहले ही पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां देहरादून में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। देहरादून में ट्रक से कार की टक्कर हुई है। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां देहरादून में ट्रक और कार के बीच एक भीषण टक्कर हुई है और इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और इनोवा कार की टक्कर हुई है। 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जो शव गाड़ी में फंसे हुए हैं उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। तो यह बड़ी खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, ट्रक और इनोवा में टक्कर हुई, 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी छात्र थे। जानकारी के अनुसार देर रात ओएनजीसी चौक पर ट्रक और इनोवा कार की टक्कर हुई, 6 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से 5 छात्रों के शव दून अस्पताल पहुंचाया और एक शव महंत इंद्रेश अस्पताल भेजा। इसमें छात्राएं भी बताई जा रही हैं। कुछ छात्र दिल्ली और कुछ हिमाचल के हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।